चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1980 के दशक का मध्य, ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी भू राजनीतिक तनाव बिल्कुल अपने चरम पर था। पर्दे के पीछे एक ऐसी खुफिया जंग लड़ी जा रही थी जिसके बारे में आम लोगों को कोई भनक तक नहीं थी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी तनाव के बीच चले एक बेहद सीक्रेट और हाई स्टेक्स मिशन को डिकोड करने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन हॉर्नेट। ये पूरा एक्सप्लेनर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के एकदम सटीक तथ्यों पर आधारित है। हम समझेंगे कि कैसे एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ट्रैक किया गया और फिर उसे जड़ से उखाड़ फेंका गया। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा उस पल में चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय क्लाइमैक्स शुरू होता है। तो कल्पना कीजिए, तारीख है जून 1987। जगह है पाकिस्तान का लाहौर शहर। बिल्कुल सुबह का वक्त है। एक व्यक्ति मस्जिद में अपनी नमाज पूरी करता है और बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहने दो लोग तेजी से उसके पास आते हैं। उनके बीच एक बहुत ही छोटी सी बातचीत होती है और अगले ही पल वो दोनों अपनी पिस्तौल निकालते हैं और उस व्यक्ति पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर खेल खत्म। अब देखिए, ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। ये कई सालों से चले आ रहे एक बहुत ही जटिल खुफिया ऑपरेशन का फाइनल स्टेप था। गोलियां चलाने वाले असल में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अज्ञात एजेंट्स थे और जो मारा गया वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हैंडलर था। आपको पता है, गोली चलने से ठीक 1 सेकंड पहले उन एजेंट्स ने उससे क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, सर आप लंदन वाले अब्दुल खान हैं ना? और जैसे ही उसने कहा हाँ, ट्रिगर दब गया। ये एक छोटा सा वाक्य ही अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि इस खुफिया युद्ध में दांव कितने ऊंचे थे। यहां किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस टारगेट का कंफर्मेशन हुआ और उसे एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अब्दुल खान था कौन और भारत की खुफिया एजेंसी को लाहौर के अंदर जाकर इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए 1984 में चलते हैं, जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट या कह लें कैटलिस्ट साबित हुआ। देर 1984 की बात है। पेरिस के कैफे में रॉ के अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल कुछ बेहद ही कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। इन रिपोर्ट्स से एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। लंदन में बैठकर कुछ लोग भारत के अंदर टेरर नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहे थे। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड यही अब्दुल खान और उसके कुछ साथी थे। अब इससे निपटने के लिए रॉ ने एक बहुत ही क्लियर दो तरफा रणनीति बनाई। संजीव जिंदल के इसी मास्टर प्लान को नाम मिला ऑपरेशन हॉर्नेट। इसका पहला हिस्सा था इंटेलिजेंस कलेक्शन यानी खुफिया जानकारी जुटाना। इसकी जिम्मेदारी लंदन में बैठे क्लार्क ली और एक बहुत ही अनुभवी एजेंट मोहन को दी गई। और इसका दूसरा हिस्सा था कोवर्ट ऑपरेशन यानी एकदम गुप्त तरीके से टारगेट्स का खात्मा करना, जिसे खुद संजीव जिंदल लीड कर रहे थे। इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल जरूरी थी। अब इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए दुनिया भर में एसेट्स और कोवर्ट एलिमिनेशन का सहारा लिया गया। इस पूरी दुनिया की असलियत क्या होती है, इसे समझने के लिए 1983 के वियना की एक फ्लैशबैक घटना को देखते हैं। यहाँ एजेंट जिंदल ने आसिफ खान नाम के एक फाइनेंसर को ट्रैक किया था। उसे खत्म करने के लिए सोफी नाम की एक ऑस्ट्रियन एसेट का इस्तेमाल किया गया। सोफी को बहुत ही कड़े तरीके से ट्रेन किया गया था। उसने आसिफ खान से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता, उसके घर गई और फिर जब सुबह के 6 बजे आसिफ की नींद में ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई तो सोफी बिना किसी घबराहट के सारे सबूत मिटाकर वहां से गायब हो गई। ये घटना सुनना शायद आसान लगे, लेकिन ये दिखाती है कि जासूसी की इस दुनिया में कितनी सख्त साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और इमोशनल डिटैचमेंट की जरूरत होती है। मिशन पूरा होते ही जिंदल ने सोफी से हमेशा के लिए सारे संपर्क तोड़ दिए थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज था इस ग्लोबल नेटवर्क के अंदर घुसपैठ करना, और इसके लिए अंदरूनी लोगों का ही इस्तेमाल किया गया। 1985 आते आते ऑपरेशन हॉर्नेट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सीधे टारगेट्स तक पहुंचना नामुमकिन सा था, इसलिए रणनीति बदली गई। ये एक तरह का शैडो वॉर था और आप इस जटिलता को ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारे मुख्य टारगेट्स थे, जैसे लंदन में बैठा मास्टरमाइंड अब्दुल खान, उसका सबसे करीबी बीएन संधू और कैलिफोर्निया में बैठा उनका फाइनेंसर अवतार सेठी, और दूसरी तरफ थे रॉ के वो एसेट्स जिन्हें इस नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए तैयार किया गया था। लंदन में क्लार्क ली, अब्दुल खान के ही घर का माली तारिक सिद्दीकी और वियना से कैलिफोर्निया तक काम करने वाली वही एसेट सोफी। हर एक टारगेट के पीछे एक सटीक और परफेक्ट एसेट को लगा दिया गया था। लेकिन ये एसेट्स बनाए कैसे जाते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। देखिए,
एजेंट मोहन ने अब्दुल खान के माली तारिक सिद्दीकी को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। तारिक ने फोटो खींचने से तो साफ मना कर दिया क्योंकि उसमें पकड़े जाने और मारे जाने का रिस्क था, लेकिन उसने घर आने वाली चिट्ठियों और बैंक स्टेटमेंट्स को चोरी छिपे देना शुरू कर दिया, जिससे पैसे के लेनदेन का पहला सुराग मिला। इसी तरह लंदन में क्लार्क ली और मोहन ने अमरजीत सिंह नाम के एक शख्स को पकड़ा। अमरजीत इस नेटवर्क के एक सदस्य का चचेरा भाई था और वो असाइलम की तलाश में था। उसे बस थोड़ी सी सुरक्षा का वादा दिया गया और थोड़ा ब्लैकमेल किया गया और बदले में उसने अपने भाई की हर एक खुफिया मीटिंग की जानकारी लाकर रॉ को दे दी। लेकिन कोई भी ऑपरेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप पैसों के सोर्स को ट्रैक न कर लें, और यहीं से जुड़ता है कैलिफोर्निया कनेक्शन। देखिए, किसी भी टेरर नेटवर्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो उसका पैसा होती है। और इस नेटवर्क की वित्तीय धमनियां हजारों मील दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई थीं। इसे समझने के लिए हमें पहले बीसीसीआई के बारे में जानना होगा। 1980 के दशक में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल एक ऐसा बैंक था जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के सिंडिकेट्स और माफिया अपने 2 नंबर के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए धड़ल्ले से करते थे। लेकिन अचानक जब अमेरिकी एजेंसियों की नज़र इस बैंक पर पड़ी और सख्ती शुरू हुई, तो इस टेरर नेटवर्क के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया। अब उन्हें अपना पैसा भेजने के लिए नए रास्तों की तलाश करनी थी। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है अवतार सेठी की। दुनिया की नज़रों में वो कैलिफोर्निया का एक बहुत ही सीधा साधा सम्मानित बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो इस पूरे नेटवर्क का कोवर्ट टेरर फिनेंसर था। जब उसे बैंक से जुड़ी ये दिक्कतें आने लगीं, तब रॉ के एसेट्स हरप्रीत आहूजा और सोफी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो दोनों एक आम कपल बनकर कैलिफोर्निया पहुंचे। हरप्रीत ने सेठी से मुलाकात की और उससे विश्वास में लेकर कहा कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के जरिए उसकी फाइनेंसिंग की समस्या सुलझा सकता है। सेठी इस जाल में बुरी तरह फंस गया और उसने हरप्रीत को अपने ही ऑफिस में नौकरी दे दी। बस फिर क्या था, इन दोनों ने महीनों तक वहां बैठकर सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा कर लिया। अब सालों की ये जो मेहनत थी, जो खुफिया जानकारी थी, उसे सीधे एक्शन में बदलने का वक्त आ गया था। द फाइनल टेकडाउन। मार्च 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी अवतार सेठी ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। उसके कैलिफोर्निया ऑफिस में इंडियन एम्बेसी से रंजन गुप्ता नाम का एक अधिकारी अचानक पहुंचता है। सेठी शुरुआत में बचने की कोशिश करता है। वो नाटक करता है कि वो तो सिर्फ एक ईमानदार बिजनेसमैन है, लेकिन फिर होता है एक डिप्लोमैटिक एम्बुश। रंजन गुप्ता बिना कोई फालतू बात किए सीधे बैंक रिकॉर्ड्स और अब्दुल खान के साथ हुए लाखों के लेन देन के सारे सबूतों वाली फाइल सेठी की टेबल पर पटक देता है। सबूत इतने पुख्ता और सटीक थे कि सेठी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह टूट गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। और सेठी से जो जानकारी मिली ना, वो किसी इंटेलिजेंस जैकपॉट से कम नहीं थी। उसे तुरंत कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में ले जाया गया, जहां एजेंट मोहन ने लगातार 6 घंटे तक उससे पूछताछ की। इस पूरे इंटेलिजेंस हॉल में 3 बहुत बड़ी चीजें भारत के हाथ लगीं। पहला, लंदन की एम्बेसी में छुपकर काम कर रहे 6 आईएसआई अधिकारियों के नाम उजागर हो गए। दूसरा, भारत के अंदर एक्टिव 27 गुप्त गुर्गों की पूरी लिस्ट मिल गई। और तीसरा, पैसे के लेन देन के सभी रूटिंग सबूत और खाते रॉ के हाथ लग गए। अब सोचिए, जब भारत सरकार को उन 27 ऑपरेटिव्स के नाम मिले होंगे तो क्या हुआ होगा। एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया गया, बिना किसी मीडिया अटेंशन के, बिना किसी शोर शराबे के। कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए उन 27 में से 18 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये वो स्ट्राइक थी जिसने भारत के अंदर काम कर रहे इस पूरे टेरर नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी। चलिए, भारत का नेटवर्क तो खत्म हो गया, लेकिन जो लोग लंदन में बैठे थे उनका क्या? यहां काम आई टॉप लेवल की डिप्लोमेसी। एजेंट जिंदल ने वो सारे पुख्ता दस्तावेज और वित्तीय सबूत सीधे ब्रिटिश सरकार की टेबल पर रख दिए। ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को फोन मिलाया और बात की। इसका नतीजा, पाकिस्तान एम्बेसी के उन एजेंटों को तुरंत यूके से डिपोर्ट कर दिया गया और लंदन पुलिस ने बीएन संधू को उसके घर से ही धर दबोचा। और अब हम इस कहानी को पूरा करते हुए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1987, लाहौर। देखिए, बीएन संधू गिरफ्तार हो चुका था। भारत के अंदर का नेटवर्क
नेस्तनाबूद हो चुका था, लेकिन वो मास्टरमाइंड अब्दुल खान अभी भी आज़ाद था और उसे लग रहा था कि वो लाहौर में पूरी तरह सुरक्षित है। और सच कहूं तो यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी मौत का कारण बना। जून 1987 में लाहौर की उसी मस्जिद के बाहर दिन दहाड़े हुई उसकी हत्या ऑपरेशन हॉर्नेट का फाइनल और सबसे जोरदार संदेश थी। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे खुफिया एजेंसियां आम दुनिया की नज़रों से दूर एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर शतरंज का खेल खेलती हैं। ऑपरेशन हॉर्नेट ने कूटनीति और कोवर्ट एक्शन दोनों की हदें पार कर दी थीं, लेकिन अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर 1980 के दशक में परछाइयों के पीछे इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा सकता था, तो आज इसी वक्त हमारे आसपास ऐसी कितनी अदृश्य लड़ाइयां लड़ी जा रही होंगी जिनकी हमें कोई भनक तक नहीं है।